नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एग्ज़ाम क्रांति में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज मैं बाल मनोविज्ञान का तीसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आया हूं साथियों। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आज परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने आया हूँ और मैं प्रश्न शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि अर्थात सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 साथियों, मानक भाषा का विद्वान होना चाहिए शिक्षक, या फिर शिक्षण पद्धति का ज्ञाता होना चाहिए शिक्षक, ए बी दोनों होना चाहिए, या धैर्य और दृढ़ता के साथ वाला शिक्षक होना चाहिए। तो साथियों, यहाँ सब आप सब ध्यान दीजिएगा। मानक भाषा का विद्वान भी होना चाहिए, शिक्षण पद्धति का ज्ञाता भी होना चाहिए, लेकिन ये सब गुण बेकार है जब एक शिक्षक के अंदर नहीं रहेंगे क्या, धैर्य और दृढ़ता। तो हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा धैर्य और दृढ़ता। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिना धैर्य और दृढ़ता के साथ एक अध्यापक अध्यापन नहीं करा सकता है। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। आज मज़ा भी आएंगे आपको प्रश्न करने में, अच्छे प्रश्न भी हैं। प्रश्न संख्या 2, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा 2 बार यहाँ पे हो गया है, मिसप्रिंटिंग हो गई। शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती, ध्यान देना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट बाल विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है केवल बालिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर। ये तो बिल्कुल गलत होगा साथियों, यहाँ पे रूढ़िबद्धता की बात कर दिया। फिर अगर जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करते, ये भी मित्र गलत है। समावेशी का मतलब होता है कि सभी बालकों को, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, प्रतिभाशाली, प्रतिष्ठित जितने भी बालक हैं, सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है साथियों जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर, बिना ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। कौन? समावेशी शिक्षा। अर्थात साथियों, आपको बता दें, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी तरह के बालक आ जाते हैं। वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जितने पिछड़े हैं, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली बालक भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा साथियों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं को ध्यान में रखे बगैर, बिना ध्यान में रखे बगैर, अर्थात हमें ध्यान नहीं देना है, बच्चों को शिक्षा में शामिल करती है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट भी है, प्रश्न में पूछा भी जाता है साथियों। वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन रास का है साथियों कि वुडवर्थ का है, या इनास्ट्री का है, या जिस्बर्ट जी का है। तो साथियों, ये कथन है रास का। रास ने कहा था वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? रास का है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिएगा साथियों, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 साथियों कह रहा है कि 1 मिनट साथी बने रहिएगा आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 4 साथियों कह रहा है अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। अर्थात अधिगम के अच्छे मूल्यांकन कैसे किए जा सकते, उसके लिए मानदंड क्या है, मानक क्या है, वो पूछ रहा है प्रश्न हमसे। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही इसमें दे रहा है साथियों कि ए तुलनीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है साथियों कि ये विश्वसनीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ये युक्ति संगत होते हैं। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी होते हैं। अधिगम तुलनीय होता है, विश्वसनीयता भी होता है, युक्ति संगत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी सही होगा साथियों। चलिए साथियों, अब अगले प्रश्न की मैं बात करूँगा। अगला प्रश्न नंबर जो है आपका 5वें प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा साथियों। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। निर्योग्यता शब्द पे ध्यान दीजिएगा साथियों। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति पे है,
या एकाग्रता संबंधी विकार पर है, या अभिप्रेरणा का भाव है, या अशांत एवं विध्वंसक होना है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अधिगम संबंधी विकार है कि ये जो प्रश्न आपका आपसे से एकाग्रता संबंधी ये विकार है। अधिगम की निग्रयोग्यता जो होती है ये एक विकार है, और कैसा विकार है? एकाग्रता संबंधी विकार है, अर्थात ध्यान से संबंधित है। चलिएगा साथियों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 पर आप सभी साथी ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि शिक्षण कौशल का प्रश्न संख्या 6 पर ध्यान दीजिएगा साथियों। शिक्षण कौशल का सूत्र नहीं है स्थिर से गतिशील की तरफ, या सरल से कठिन की तरफ, या फिर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, या कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र नहीं है। शिक्षण कौशल का सूत्र नहीं है। शिक्षण कौशल का सूत्र स्थिर से गतिशील की तरफ, कोई शिक्षण कौशल का सूत्र नहीं है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 7 पर आप सभी साथी ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के आगे प्रायः होते हैं। अर्थात क्या? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के आगे प्रायः होते हैं। कौन? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, बालक कैसे होते हैं? प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है साथियों। ऑप्शन नंबर 1, शर्मीले एवं एकांतप्रिय होते हैं, सामाजिक व्यवहार कुशल वाले होते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं, धोखेबाज और अपराधी होते हैं। अंतर्मुखी बालक होते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्मुखी बालक शर्मीले और एकांतप्रिय रहते हैं। वो किसी से बातें नहीं करना चाहते हैं, किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये जो है इसकी पहचान भी है, याद रख लीजिएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बालक शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं साथियों। चलिएगा प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे ध्यान दीजिएगा सभी साथियों। विशिष्ट बालक का संबंध है। विशिष्ट बालक का संबंध किससे है? वो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके बुद्धि स्तर से उनका संबंध होता है, कि सामाजिक स्तर से संबंध होता है, कि निष्पत्तिक स्तर से संबंध होता है साथियों, कि आर्थिक स्तर से संबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, विशिष्ट बालक का जो संबंध होता है साथियों, वो उनका होगा बुद्धि स्तर से। बुद्धि के द्वारा मैंने ही आपको टर्मन पढ़ाया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालना पढ़ाया था। जब मैं बुद्धि पढ़ाया था, बुद्धि की 5 वीडियो पढ़ी है, तो उसमें मैंने बताया था बुद्धि का स्तर, बुद्धि को निकाल करके ही बताएंगे बालक कैसा है। ये बालक विशिष्ट बालक है कि प्रतिभाशाली बालक है कि जड़ बुद्धि बालक है। तो विशिष्ट बालक का संबंध मित्र किससे होगा? बुद्धि स्तर से होगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न संख्या 9 आप सभी के सामने है। आप साथी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दिव्यांग बालकों हेतु सीखने की किस गति का द्योतक है? अर्थात किस गति के साथ हम दिव्यांग बालक को सिखा सकते हैं? तीव्र गति से दिव्यांग बालक को आप सिखाएंगे? बिल्कुल ये गलत है। मंद गति से सिखाएंगे, गुणांक गति से सिखाएंगे, उपयुक्त सभी से। तो साथियों बता दें, दिव्यांग बालकों को जब भी हमें शिक्षा देनी है तो मंद गति, अर्थात हमें दिव्यांग बालकों को कैसे शिक्षा देनी है साथियों? धीरे धीरे हमें शिक्षा देनी है। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 पे ध्यान दीजिएगा साथियों। किन उपकरणों का प्रयोग कम दृष्टि के बच्चों के लिए किया जाता है? आवर्धक लेंस का, या हस्तावर्धक उपकरण का, या ए बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों दोनों का उपयोग किया जाता है, आवर्धक लेंस का भी, हस्तावर्धक उपकरण का भी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा क्या साथियों? सी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों, किस शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत? ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। किस शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत? साथियों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। किस शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत समस्त शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्था के निष्कर्षों का मूल्यांकन होती है? 1 मिनट साथियों, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, निष्कर्षों का मूल्यांकन होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत, या सहायक प्रणाली के अंतर्गत,
या संरचना प्रणाली के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, निष्कर्षों का मूल्यांकन होता है किसका? शिक्षण प्रक्रिया के व्यवस्था का। शिक्षण प्रक्रिया के व्यवस्था का जब भी निष्कर्षों का मूल्यांकन होगा तो वहाँ पे क्या होगा मित्रों? सहायक प्रणाली होगा। चलिएगा साथियों प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 आपसे कह रहा है साथियों कि कौशलों के स्थानांतरण यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है, एक में ही स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए साथियों, कौशल अंतरण गति है न कि उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, कौशल अंतरण गति है न कि उद्देश्य। दूसरा है साखी अभिक्रम है। तीसरा है तैयारी और अर्जन है। चौथा है रेखी अभिक्रम है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो कौशल का स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा साथियों। कौशल अंतरण गति है न कि उद्देश्य है। चलिएगा साथियों, अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 13। ये आसान भी है, आप सभी जानते भी है। ये थोड़ा विज्ञान से रिलेटेड करके आपका प्रश्न हो गया है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा सभी साथी। प्रश्न है, मापन के लिए कौन सी इकाई होती है? मीटर होती है कि सेंटीमीटर होती है? ए बी दोनों तो आप जानते हैं साथियों कि मापन की दोनों इकाई होती है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। चलिएगा, मैं प्रश्न नंबर 14 की बात करूंगा साथियों आपके सामने। व्यक्तित्व है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्तित्व है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए सबसे पहले किसने प्रयत्न किया? व्यक्तित्व विभिन्नताओं को जब मैं पढ़ा रहा था साथियों तो आपको बताया था, सबसे पहले व्यक्तित्व को समझने के लिए जो प्रयत्न किया था किसने किया था साथियों? गाल्टन ने किया था। ध्यान, गाल्टन को आप याद करिएगा साथियों, सबसे पहले। और जुड़वा बच्चों का अध्ययन भी गाल्टन ने किया था। यहाँ से एक प्रश्न पे और ले जाइएगा उत्तर साथियों, जुड़वा बच्चों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो गाल्टन ने किया था। सुजनन शास्त्र के जनक कौन है साथियों? गाल्टन हैं। वंशानुक्रम के जनक कौन है साथियों? तो वंशानुक्रम पे सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो है गाल्टन जी है। यहाँ से 3-4 उत्तर आपको मैं दिया हूँ साथियों। और व्यक्ति विभिन्नता को सबसे पहले समझने वाले कौन थे साथियों? गाल्टन जी थे। चलिएगा, प्रश्न नंबर मैं 15 की साथियों बात करूँगा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 साथियों कह रहा है, मूल्यांकन की विधियाँ हैं, प्रेक्षण विधि है या घटनावृत्त विधि है या मनोवैज्ञानिक परीक्षण है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो मूल्यांकन की विधियां हैं ये विधि उपयुक्त सभी, अर्थात ये सब ऑप्शन सही है। प्रेक्षण भी मूल्यांकन की विधियां होती है, घटनावृत्त भी मूल्यांकन की विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी घटना विधियां हैं। चलिएगा साथियों, प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 16 ये इम्पॉर्टेंट भी है और आप सबको रटाया भी होगा, क्योंकि मैं इसको शायद दोबारा ले लिया हूँ, पिछले प्रैक्टिस सेट में लिया था शायद। तत्परता का नियम किसने दिया? ध्यान दीजिएगा साथियों, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया, मन ने दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तो बिल्कुल गलत है, मन भी गलत है, स्किनर भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा साथियों। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया। तत्परता का मतलब होता है साथियों सीखने के लिए तैयार। चलिएगा, प्रश्न नंबर मैं 17 की बात करूंगा साथियों। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्या कह रहा है प्रश्न साथियों? ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों मैकडूवेल ने दिया है कि वाटसन ने दिया है, स्पिनर ने दिया है कि स्टीफन ने दिया है? तो हमेशा याद रखिएगा यह ऑप्शन सही होगा साथियों, वाटसन ने दिया है। वाटसन ने कहा था मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान है, तो ऑप्शन सही होगा क्या साथियों? वाटसन सही होगा। चलिएगा साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। शिक्षा पुस्तकों में शिक्षा क्या है? शिक्षा पुस्तकों में होती है। और ऑप्शन नंबर बी देखिएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साथियों शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा था शिक्षा पुस्तकों में होती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साथियों शिक्षा अध्यापकों द्वारा मिलती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शिक्षा जीवन प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा हमें किताबों में ही मिले, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है शिक्षा हमें अध्यापकों के द्वारा ही मिले, यह भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी साथियों कह रहा है, ध्यान दीजिएगा,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यहाँ पर, 1 मिनट साथियों बने रहिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है साथियों कि शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा साथियों। इस बात को फिर से याद रख लीजिएगा, शिक्षा हमें किताबों में ही सिर्फ नहीं मिलती है, समाज में भी मिलती है शिक्षा। शिक्षा हमें सिर्फ अध्यापकों से नहीं मिलती, अपने वयस्कों से भी मिलती है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा, सी सही होगा। आइएगा साथियों, प्रश्न संख्या मैं 19 की आपके सामने बात करूँगा। प्रश्न संख्या 19 पे ध्यान दीजिएगा। SNDT संगठन स्थित है, ये एक संगठन है मित्र, ध्यान दीजिएगा। तो ये संगठन कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। चलिएगा मित्र, प्रश्न नंबर 20 की मैं बात करूँगा और प्रश्न नंबर 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005 की मुख्य बाधाएं क्या थी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए समझते हैं, परंपराओं की समस्या ये मुख्य बाधा थी, या धन समस्या बाधा थी, या फिर भाषा की समस्या बाधा थी, या उपयुक्त सभी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का जो बना है साथियों, उसमें बच्चों को शिक्षा, उसकी परंपराओं की समस्या को, उसकी आर्थिक स्थिति को, उसकी भाषा की स्थिति को, उसकी सामाजिक स्थिति को, उसके पारिवारिक स्थिति को, उसके वातावरण को दे करके हमें शिक्षा देनी है। अर्थात उपयुक्त का ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, डी। तो प्यारे साथियों, आज का प्रश्न कैसा रहा कमेंट सेक्शन में आप साथी ज़रूर बताइएगा साथियों। अब मैं आपके सामने अगले दिन चौथा प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा साथियों, धन्यवाद।